बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि एहतजाज के बायस कारोबार न होने के बराबर था और मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा है। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा है कि हमारा ये जो धरना है एक तहरीक है जो जारी है और बानी पीटीआई की कॉल तक जारी रहेगा। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको डॉक्टर साहब, आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं है और मुल्क में संजीदा हुकूमतों का होना बहुत ज़रूरी है। पहले तो जी जो कल हुआ है यहाँ पे रात को और उससे पहले जो 2-4 रोज़ पहले होता रहा है, वो तो जितना मुंह उतनी बातें कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, किसने आना था, कौन नहीं आए लोग, क्या हुआ और फिर ख़त्म कैसे हुआ। और यहाँ से जब हम लोग यहाँ अपने स्टूडियोज़ में ही थे रात को, क्योंकि बाहर सड़कें वगैरह बंद थी, तो कोई 10:30-11 बजे के करीब जो है वो मैं यहाँ से जब निकला हूँ तो उस वक्त ये अंधेरा, लाइट्स वगैरह हो रही थी। हमने ख़ुद अपने ऑफिस की लाइट्स ज़रा बंद कर दी थी, खुद बंद की थी, इसलिए क्योंकि वो जब बाहर तारीकी हो तो फिर आप होता है कि एक इमारत में लाइट्स जल रही हैं। लेकिन फिर ये हुआ कि वो सारे हमारे स्टाफ की अक्सरियत जो थी वो चली गई। तो मैं यहाँ से निकला हूँ कोई 11 बजे की, 10:30-11 के करीब। 7th एवेन्यू पे सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ भी थीं और एक कहते हैं ना खामोशी सी पुरस्रारियत। अच्छा, मेरी एक तो रहनुमाओं से रब्ता नहीं हो रहा था, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वो मौजूद थे, दूसरे मीडिया के रिपोर्टर्स भी मौजूद थे वहाँ पे जहाँ पे ये मजमे थे और ये कई जगहों पे आगे पीछे। तो कोई मुझे कह रहा था कि जी वो पंजाब से आ जाएंगे, रात को चल पड़े हैं काफ़िले। अच्छा, मेरी एक बात जो है वो मैंने पूछी कल ये गुफ्तगू ख़त्म होने के बाद। मैंने कहा जी इसमें आपके मुतालबे क्या हैं? ये जहन में रखें बात कि ये 24 तारीख की तारीख अनाउंस होने से पहले, इसको मैं एक बड़ा गूफअप कहूँगा, एक बड़ी कोशिश हो रही थी दरमियान में और वो कोशिश को बहुत नुकसान पहुँचा है। मैं उसकी डिटेल्स में यहाँ पे नहीं जाना चाह रहा। ये वो कोशिश है जो अंसार अब्बासी साहब ने अपने 3-4 रोज़ तक उन्होंने मुसलसल ही बात की कि राब्ते हो रहे हैं, किसी सतह पे राब्ते हो रहे हैं और मैं उसी स्टोरी को इंडोर्स कर रहा हूँ। मुख्तलिफ शख्सियात उसमें, मोहम्मद अली दुरानी साहब बहुत फ़ाल थे, मेरी उनसे अभी बात नहीं हुई, लेकिन मैं जानता हूँ कि वो भी एक रोल प्ले कर रहे थे कि तलखियाँ कम हों। सीनियर शख्सियत हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब एक खामोश रोल प्ले कर रहे थे कि तलखियाँ कम होनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और उसमें जो है वो एक संजीदा सी बात। अच्छा, अचानक जो है वो 24 की अनाउंसमेंट, मुझे नहीं इल्म कि ये कैसे हुआ। मैं उसकी जो मुख्तलिफ लोग बातें कर रहे हैं मैं उस पर भी नहीं जाना चाह रहा। असल बात ये है कि खान साहब के ऊपर सारा हो रहा है ना मामला, तो खान साहब तो उनके लिए मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, उनके लिए भी बढ़ रहे हैं मसाइल, और जो बाकी जो रहनुमा हैं जो 9 मई के ऊपर जो यास्मीन राशिद साहब आए और बाकी उनके लिए भी मसाइल, उमर चीमा, बाकी शहजाद चौधरी साहब। तो एक कोशिश दरमियान में और बड़ी संजीदगी से कोशिश हो रही थी कि कोई अफाम व तफहीम से। अच्छा, उसमें फिर देखें जब भी 26वीं तरमीम हुई है ना, सबके मैं पार्टियों के ज़ाहिर है कि इंटरनल फैसले हैं, वो जाने तहरीक इंसाफ की क़यादत जाने, लेकिन एक मुल्क के अंदर एक तलखी पोलराइजेशन इतनी बढ़ रही थी कि उसमें कोशिश हो रही थी। अच्छा, फिर उसमें ये हुआ कि मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और मौलाना फजल रहमान साहब ने आज जो बात की है कि उन्होंने ही कहा कि तुमने शरीक नहीं होना। यानी पहले वो बात हुई ना कि पीटीआई क्यों नहीं थी, तुम एहतजाज करोगे, तो मौलाना साहब यानी इस हद तक मामलात बड़े सियासी अंदाज में आगे चल रहे थे और इन्होंने जाके खान साहब से कहा कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं, तो
खान साहब ने बल्कि उसके ऊपर ये कहा कि अच्छा मौलाना साहब कह रहे हैं तो यार ये तो बड़ी कमाल की, ये नहीं, बहुत एक बड़ा जैलिन करके खामोश से बगैर आए, और उसमें ज़्यादा इल्म भी नहीं मेरे ख्याल से। मैं मौलाना साहब के घर पे था जब ये बहुत कुछ मौलाना साहब के साथ ज़ाती तौर पे भी मैंने कहा ना बाज़ आप चीज़ें छोड़ दें, सोशल मीडिया आगे पीछे दाएं बाएं जो चल रहा है मैं उसमें जाना ही नहीं चाह रहा। खान साहब से एक ताल्लुक़ रहा है हमेशा और रहेगा, और ये जो तलखी पोलराइजेशन उसे कम कराने की कोशिश करे थे। मैं इसीलिए ये नाम भी दे रहा था बार बार, शहबाज शरीफ साहब और अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, और ये जो ज़रा ऐसे लोग जो तलखियाँ कम करना चाहते हैं, पॉलिटिकल लोग दरमियान में आ जाए। अब उसमें हुआ ये कि ये 24 तारीख ही अनाउंस हो गई। अच्छा, अब ये जो देखिए हर शख्स का एक अपना तरीक़ाकार है, सियासत में हर शख्स एक अपना रोल रखता है। मतलब जो काम जो है वो अगर जलसे में धरने में इधर उधर हर शख्स की एक पर्सनैलिटी है। जो काम अली अमीन गंडापुर साहब कर सकते हैं वो काम बैरिस्टर गौहर नहीं कर सकते, मेरी ज़ाती राय है ये, ठीक है। अब आप बैरिस्टर गौहर से अगर ये समझें कि जी वो इत्तेज़ाज़ एहसन ही भी होंगे, जो काम जो है वो अगर फ़र्ज़ करें मुराद सईद साहब कर सकते हैं या फैसल जावेद कर सकते हैं, कोई किसी भी हर पार्टी में हर किस्म की शख्सियात होती हैं ना, मुख्तलिफ रोल्स होते हैं, तो सलमान अकरम राजा नहीं कर सकते। उस शख्सियात का अलग अलग रोल होता है। पार्टियों के अंदर टेक्नोक्रेट लोग भी होते हैं, कोई माहिर माशियात भी होते हैं, कोई हुकूमत में आना और हुकूमत चलाना, जो ये जो अरेंजमेंट है इसमें आप देखें, इसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है ना, लेकिन आप देखिए ख़जाने का मसला कितना गंभीर है। तो औरंगज़ेब साहब उसमें आए हैं और कितने मामला चले कि जी डॉक्टर साहब आना चाहते हैं, नहीं आए, ये जो भी कुछ हुआ, लेकिन मईशत कितना एक पेचीदा मसला है कि जिसमें औरंगज़ेब साहब आए और फिर जैसे तैसे करके IMF के साथ बात चली, और मतलब ये किसी एक पार्टी का इशू नहीं है। पूरा पाकिस्तान का पता नहीं 75 सालों में क्या हमारे मामलात रहे हैं IMF के साथ और क्या हुआ है सारा कुछ। और तो उसमें यह है कि अब वो 24 आ गई। अब एक होता है ना कि जी आप बात करते हैं आगे, तो जैसे मिसाल के तौर पे ताहिर कादरी साहब का जब धरना था तो एक उसमें हमारे फोकल पर्सन थे, ठीक है, और जो है वो शख्सियात मौजूद थी कि मीडिया से रब्ता कौन करेगा, कौन नुक्ता नज़र बताएगा, क्या होगा। इसी तरह से जब 2014 में खान साहब का धरना यहाँ पर आया था तो उस वक्त नईमुल हक साहब, बाकी शख्सियात, वो मीडिया से क्या प्लान है, कहाँ रुकना है, कैसे। यहाँ पार्टी के लोगों को नहीं इल्म था, पता ही नहीं किसी को। अच्छा, और जो रास्ते में यहाँ पे कारकुन इनके तहरीक इंसाफ के, मैंने कहा क्या करने हैं जी, खान साहब को लेने आए हैं। तो अच्छा वहाँ पर बात चल रही थी कि अली अमीन गंडापुर साहब इधर हैं, कोई उधर है। मैंने कहा यार आपके बाकी रहनुमा नहीं आए। कहते अच्छा वो इतने सादे हैं, वो इतने अच्छे जैसे कारकुन हो। वो कहते हैं, मैंने कहा जी बाकी आपके रहनुमा किधर गए। वो कहते हैं वो खान साहब को लेने गए हुए हैं। हमें बताया गया है वो खान साहब को लेकर अभी आ रहे हैं जेल से। खान साहब अभी रिहा हो जाएंगे, यहाँ जलसे में आएंगे और ऐलान करेंगे, फिर धरना ख़त्म होगा। तो मैंने कहा ये तो मुझे नहीं समझ में आ रही बात, ये कैसे, ये तो सारा मामला किसी और तरफ चला गया है। और उसमें फिर वो डी चौक पे बैठना था, जाना था, मतलब बैठना था तो क्या मुतालबा करना था, किससे करना था। मतलब एक होता है ना कि पूरा कोई स्पीचेज हो रही हैं, कोई मतलब कोई लाएअमल, तो डी चौक तक पहुंचना इशू नहीं था। डी चौक के बाद फिर क्या करना था आगे, मतलब पहुंच गए, चले जो लगा नहीं पहुंचेंगे, आप पहुंच गए, कोई स्ट्रेटजी थी कोई। तो मतलब है कि वो फिर अजीब सा हुआ मामला। फिर वो रेंजर्स वाला वाक़या पेश आया, फिर वो जाहिर है रात को, अब उसमें भी मुतज़ाद बातें कि भाई क्या वो कह रहे हैं कि जी जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है और जो बात हुई कि जी उसमें लाशें, अच्छा कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, हमारे रिपोर्टर्स भी बता रहे हैं कि कई लोगों को ज़ख्मी होते देखा है, पुलिस वाले भी ज़ख्मी हो रहे थे और कई लोगों को मतलब है कि वो सामने
उनको गिरते देखा है, खून है और गिरे हैं और सर फटे हुए हैं सारे, लेकिन वो ज़ख्मी हैं। अब वो के बॉडीज़ किधर हैं? अच्छा, अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई इंसानी जानें और गई हैं तो कम से कम पार्टी के रहनुमा तो आगे बताएंगे ना। वो सोशल मीडिया पे बात चल रही है, वो बड़े बावसूख अंदाज में कह रहे हैं कि लाशें हैं, लाशें गायब हो गई हैं। अच्छा, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, शोएब शाहीन साहब हैं, बाकी लोग हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब एक, अगर रात को नहीं थे तो आज एक कहीं बैठ के एक पूरी बात तो होनी थी ना कि भाई इतनी बड़ा एक वाक़या पेश आया है, अगर कोई इंसानी जानें गई हैं, अभी तक वो इस्लामाबाद में एक अजीब तल्ख सा माहौल है। तो भाई पार्टी की क़यादत जो है, वो कह रहे हैं ये तस्वीरें हैं, वो तो पार्टी की क़यादत को आज यहाँ पे इस्लामाबाद में जमा होना चाहिए था और जमा होकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और एहतजाज का ऐलान करके, और उसमें यानी ये बात ये करनी चाहिए थी बात, वो भी नहीं हो रहा। अच्छा, अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं धरना जारी है। वो धरना कहाँ जारी है? मतलब मैंने आपसे कहा ना कि जो इसमें नुकसान हुआ है ना, सिर्फ उस गुफ्तगू को हुआ है जो दरमियान में चल रही थी, और जो एक एतमाद साजी हो रही थी और उसमें कुछ शख्सियात को आहिस्ता आहिस्ता रिलीफ भी हो रहा था और वो मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे। उसमें किसी ने ऐसा लगता है कि पूरे मामले को उलझा दिया, बिगाड़ दिया, और सड़कों पे यहाँ पर जो है वो लोग आ गए बहुत सारे। देखिए, तहरीक इंसाफ का बहुत बड़ा वोट बैंक है उनकी। ये मैं 45-47 वाली अपनी जगह पे हूँ, बहुत बहुत बड़ी उनकी सीट्स हैं। उनकी सीट्स, बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अगर दोबारा बने तो शायद जो वो मामले किसी तरफ जा भी रहे थे, बातचीत हो भी। ये जो अचानक हुआ है, सड़कें बंद, हंगामा, मईशत, वो जनाब वो, अच्छा अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही ना, अभी तक क्लैरिटी नहीं हो रही। सब घरों, सब टीवी पे बैठे हुए हैं जी, अच्छा जी इनको हटा दो, उसको हटा दो, खान साहब को ग्रुपिंग हो गई है। मैंने कभी जिक्र नहीं किया इसका ग्रुपिंग का, लेकिन मैंने बहुत शुरू में पहले दिनों में मैं पीछे हट गया था कि ये मुख्तलिफ शख्सियात से बात करके ना, तो सब दोस्त ही आ रहे हैं, दोस्त अहबाब में, मैं कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन ये कि वो जो कल हुआ है ना कि जी अच्छा सबको फिर 50-50 हज़ार लोग लाने थे, फिर उनको टिकट नहीं मिल, मतलब लोग एक अजीब सा हो गया। अब मुझे पता है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा, क्या वो 50,000 लोग नहीं ला सके, और कोई लेकर आ गए, वो फंस गए, जो नहीं लाए वो एक गुफअप हो गया। और उसमें जो है ना वो अब जाहिर है कि हुकूमत को मौका मिल गया, उनको तो मौका मिल गया ना। ये तो इतना बड़ा फाइनल कॉल, आखिरी कॉल, मतलब वापस जेल से लेके जाएंगे, वो खुद आके ऐलान करेंगे, इस तरह की बातें एक एक्सट्रीम पे ना, तो वो फिर पता नहीं क्या हुआ। तो ये है कि अब ये मौलाना साहब भी आज आपने देखा, वो भी आज क्योंकि वो देखिए ना, अचकज़ई साहब से भी नहीं मुशावरत हुई। ये सारे लोग एक बड़ा वज़न होता है सियासी मुशावरत का। अख्तर मेंगल साहब से रब्ता होते, एक पूरी रब्ता, ये 24 तारीख से पहले ये मैंने कहा भी था इनसे, लेकिन बहरहाल अब ये है कि अब उन कोशिशों को नुकसान पहुंचा है। मेरी आज कुछ लोगों से बात हुई तो वो भी आज बेजार बैठे थे, वो जो तलखियाँ कम करवाने की कोशिश कर रहे थे, वो बेजार बैठे हुए थे। तो मैं भी बात नहीं करता इसके ऊपर। अब जाहिर है कि जो फैसला करेगी तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद करेगी। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस, धरना ख़त्म करना। शहबाज गिल साहब ने कहा कि जी मैंने इख्तलाफ किया धरना ख़त्म करने से, लेकिन यह है कि वो धरना जारी भी है। गंडापुर साहब कह रहे हैं कहाँ जारी है धरना, यहाँ तो इस्लामाबाद में तो नहीं है। फिर अगर कोई लोगों की जाने गई हैं तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं यहाँ बताएं ना। यहाँ तो जो आज तो आए ना, वो कह रहे हैं कि जी नहीं वो हमने भी सुना है, उधर भी सुना है, उससे कह दो टीवी पे बैठे हैं सारे और जिक्र ही नहीं हो। तो एक होता है ना गुफा पॉइंट, मईशत का नुकसान पता नहीं कितना हुआ है, क्या हुआ है, और वो बिल्कुल जो है ना, यानी बस एक कहते हैं ना इन अ वेरी बैड टेस्ट जो सारा मामला गया। और इसमें यह कि तलखियाँ कम हो रही थी, तलखियाँ कम होनी शुरू हो गई थी, दरमियान में बातचीत होनी शुरू हो गई थी। तो ये कि जो फिर कर रहा होता है एक साइड, दूसरी साइड उसको शुरू हो जाती है, वो फिर उधर से करते हैं, उधर शुरू हो जाते हैं, उधर शुरू हो जाते हैं, वो सारे, वो आखिर में खान साहब अंदर पड़े हुए।
मैंने कभी मेरी इनसे फैसल वाडा साहब से मैं बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ करता हूँ, जाहिर है वो भी करते होंगे, मैं भी करता हूँ। वो जो ये बात कर रहे थे ना, ये बात कि ये खान साहब को अंदर रखना चाहते हैं, मैंने आपसे कहा मैं बहुत बातों पे इख्तलाफ करता हूँ उनसे, मेरी उनसे कोई दोस्ती पे सच नहीं है, कोई मैं उनसे एक आध दफ़ा शायद बोला, लेकिन वो जो कह रहे थे ना कि ये लोग अंदर रखना चाहते हैं, ये जो वाकया हुआ है ना, अब पता नहीं उनकी ज़बान में क्या है, मतलब ये तो अजीब से ही हुआ है ना वाकया। खान साहब के लिए मसाइल हैं, बाकी सारे घूम रहे हैं बाहर, पर्चे वर्चे और कट गए लोगों पे, लेकिन खान साहब अंदर, उनके वो जमानतें मंजूर, मसला। तो ये एक तो एतमाद में नहीं लेते ना। अब आज बैरिस्टर गौहर साहब भी ज़ाहिर परेशान हो गए, वो गए थे तो क्या रात को बात हुई थी, फिर रात को बात हुई थी ना खान साहब से, तो क्या बात हुई थी, फिर उनको कल बात करनी चाहिए थी, फिर इजाज़त, मतलब कुछ हो रहा था ना, जो मुज़ाकरात बीच में हो रहे थे ना कि कुछ करें, अच्छा जी, तो वो क्या बात थी। अब वो सारे गायब हैं आज। तो वो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो के भी खान साहब ने ये कहा था, यहाँ तक जाओ, ये मुतालबा था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, तो वो भी नहीं होता, तो उसके नतीजे में वहाँ पैदा होता है। बड़ी बदकिस्मती है। और ये देखें ना खान साहब, अब एक ये सबसे बड़ा इशू है कि वो खुद बाहर नहीं है, वो बाहर हों तो मामला को खुद देखें। ये सियासी क़यादत जब बाहर नहीं होती, मतलब है कि वो ज़ाहिर है कि बहुत से लोग जाते हैं, मुलाकात करते हैं, और वो उसके बाद फिर ज़ाहिर है कि वो एक ऐसा तो नहीं हो पा रहा ना कि सबको बिठा के एक साथ तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की बात करें। तो उसके नतीजे में ये हो गया कि वो फिर बड़ी बदमज़गी पैदा हुई यहाँ पे, और उम्मीद है कि वो जो तलखियाँ थीं वो ज़रा कम होंगी, उम्मीद है, लेकिन वो जो है ना वो एकदम से फिर मामला ख़राब हो गए दोबारा, और उसका हमें फिर मतलब वो लोग भी पीछे हटे हैं दरमियान में। मैं फिर वो अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी पे जा रहा हूँ। अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी बिल्कुल सही थी, वो बातचीत हो रही थी किसी लेवल पे, लेकिन यह है और अच्छे लेवल पे हो रही थी कि तलखियाँ मुल्क में कम की जाएँ और बात आगे बढ़ाई जाए, स्टेबिलिटी लाई जाए। तो अब देखें अब क्या होता है। मैं नाउम्मीद अभी भी नहीं हूँ, अभी भी इस पर कोशिश करेंगे कि तलखियाँ कम हों, सियासी तलखियाँ कम हों, लेकिन यह है कि और सियासी तलखियाँ कम हों, और जो मुकदमात हैं और रिलीव और पॉलिटिकल शख्सियात आपस में बैठें, बात करें सारे, लेकिन ये कि ये बहुत ही अजब सा एक मामला हुआ। और 24 तारीख पता नहीं कैसे आ गई दरमियान में ही, 24 तारीख कहीं थी नहीं, ये अचानक ही आ गई बीच में। बहरहाल अब देखते हैं कि मामला किस तरफ जाते हैं, लेकिन यह है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो बहरहाल नहीं होगी, हो भी नहीं सकती, अभी है भी नहीं, तो देखते हैं। बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का एक इजलास बुला के ना बैरिस्टर गौहर साहब पहले खुद करें, अगर ज़ाहिर जेल में नहीं हो सकता। अब पता मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मतलब ये फिर जाके उनसे बात करके फिर, मतलब असल में बैरिस्टर साहब खुद इन्वॉल्व थे ना उसमें, ट्रैक 2 में, तो वो भी इन्वॉल्व थे, ये जो सारा बहुत कुछ हो रहा था मामला, तो उसकी अब उनको हटाने के लिए भी बहुत से लोग कि ये कैसे हैं, कई लोग जगह भी लेना चाह रहे हैं उनकी एज ए चेयरमैन या चेयरपर्सन, तो वो उसकी वजह से मामला जो है ये ख़राब हो गया। बहरहाल देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। मईशत, सिक्योरिटी, सोशल अनरेस्ट और जो आपकी फॉरेन पॉलिसी और जो कुछ हो रहा है सारा, ये बहुत अहम है, और ये भरपूर पॉलिटिकल एहतजाज और ये सारा कुछ, लेकिन मुल्क के मतलब होता है ना कि पैरेलल साथ साथ कोई चीज़ ऐसी ना हो कि उसके नतीजे में ये हो जाए, उसके नतीजे में ये हो जाए, सारे इंटरकनेक्टेड हैं ये सारे मामला, तो उसको नुकसान भी नहीं पहुंचना चाहिए, उधर भी नहीं होना चाहिए, उधर में एक साथ ऐसे करके। और जाहिर है कि हालात ऐसे हैं इस वक्त के, दहशतगर्दी मतलब हार्ड कोर टेररिज्म दोबारा उठा है। एनीवे, 2-3 बड़ी बहुत अहम वाक़यात हुए हैं। एक तो तारीख़ी वाक़या क्या, बस अल्लाह करे कि ये किसी तरफ जाके रुके बात, और वो जो बात है वो ये है कि इसराइल और हिज़्बुल्लाह में जंगबंदी हो गई है, और 60 दिन की
जंग बंदी का आज सुबह 4 बजे से अमल दरामद हो गया और अमेरिका और फ्रांस, अरब ममालिक ये उसके गारंटर हैं। और उसमें जो है वो इसराइल की तरफ से अगर कोई बात हुई है कि जी, उससे पहले बहुत बड़ा हमला इसराइल ने भी किया जंगबंदी का पे अमल दरामद से पहले। उनकी कैबिनेट का इजलास रात को हो गया था, बहुत बड़ा उन्होंने हमला किया, उसमें बेशुमार लोग शहीद वहाँ हो गए क्योंकि हिजबुल्लाह ने भी फिर हमला किया कि 4 बजे से पहले पहले दोनों तरफ से हमला हुआ। लेकिन जो इसमें इम्पॉर्टेंट बात है वो एक तो ये है कि 14 महीने तक ये जंग जारी रही हिजबुल्लाह और अच्छा, हिजबुल्लाह जो है वो अब इस माहिदे में ये बात है कि जो लतानी रिवर है, ये जो 1701 करारदाद की मैं बात करता हूँ जो 2006 में वो कवर किया हुआ मैं उस वक्त वहीं पे था जब ये जंग हुई थी। तो ये 1701 करारदाद के ऊपर जो थी उसमें ये था कि जो लतानी रिवर है उसके जनूब तक जो है वो नहीं आएंगे, हिजबुल्लाह नहीं आएगी, बल्कि उसके शुमाल में ऊपर तक रहेगी। और लेकिन हिजबुल्लाह जो है वो उनका ये कहना है कि लेबनान की फ़ौज जो है वो दिफा नहीं कर सकती इसराइल के ख़िलाफ़। और ये बात बड़ी हद तक दुरुस्त है कि हिजबुल्लाह जो है वो लेबनान की हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन लेबनान की जो फ़ौज है वो अलग है और हिजबुल्लाह अलग है। अब ये जो अगर हम इसमें देखें तो एग्रीमेंट ये ऐसे हुआ है कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की ब्लू लाइन है, ये अगर फर्स्ट स्लाइड हम दिखा सकें तो ब्लू लाइन जो एक तरह से, यानी ये ब्लू लाइन पे तो फ़ौजें मौजूद हैं ना, अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ौजें हैं, तो पीछे जो है वो लतानी रिवर दरमियान में वो ऊपर से लेबनान की फ़ौज आएगी नीचे और हिजबुल्लाह वापस जाएगी। यानी ये जो इलाका है यहाँ से और इसराइल निकलेगा। ये 3 एरोज़ हैं जो इस एग्रीमेंट की बुनियादी हैं। लेबनान की फ़ौज यहाँ, इसराइल की हिजबुल्लाह की फ़ौज भी बाहर और इसराइल की फ़ौज भी बाहर और लेबनान की फ़ौज अंदर। और यहाँ पर जो है वो ऑलरेडी अक़वाम मुत्तहिदा के पीस कीपर्स हैं, ये ज़हन में रखें। और यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका की ट्रूप्स भी आ जाएंगी ताकि उनको, अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि ये तो हमें इसराइल तो मानता ही नहीं है, तो बराए करम आप भी आ जाएं ताकि हमारे साथ, क्योंकि इसराइल तो मानता ही नहीं ना अक़वाम मुत्तहिदा और ये सारे, तो वो भी आ गए। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है इस मुआहदे में, वो ये है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह असला नहीं रखेगी और असला से लेबनान की फ़ौज रखेगी। अच्छा, इसके ऊपर जो है वो पहले तो ये देखें ना कि रिस्पांस क्या है। एक तो चाइना ने इसको वेलकम किया है। मैं इस नुक्ते पे भी आता हूँ कि हिजबुल्लाह असला छोड़ देगी सारा, उनके सारे रॉकेट्स ये वो सब। पहले तो चाइना ने वेलकम किया है। थर्ड स्लाइड अगर हम चाइना को मीडिया को देखें तो जिनजुआ ने कहा है कि जी चाइना वेलकम सीज फायर डील, और फिर CGTN ने कहा है कि चाइना अनकंडीशनल इमीडिएट सीज फायर की डिमांड कर रहा है। अल-मदाइन जो है वो कह रहा है कि नबी बैरी जो हैं उन्होंने, अब ये अल-मदाइन जो है ज़ाहिर है ईरान, हिजबुल्लाह ये उनकी तरफ का मीडिया है, वो नबी बैरी को कोट कर रहा है, रिटर्न टू योर लैंड्स द लेगेसी ऑफ मार्टर्स। यानी वो लोग जो जनूबी लेबनान छोड़ के चले गए थे इसराइल के हमलों की वजह से, वो लोग जो हैं अपने अपने घरों को वापस जाएं, ये नबी बैरी ने कहा है। अच्छा, हमास और इस्लामी जिहाद का क्या रिस्पांस आया है, यानी गज़ा से क्या रिस्पांस आया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना कि भाई हिजबुल्लाह ने सीज फायर कर लिया तो हमास का क्या बना। यहाँ पर तैयारी, अगर ये सीज फायर रहता है तो 1 या 2 रोज़ में शायद ऐलान करेंगे हिजबुल्लाह के लोग। अभी उन्होंने ये बात मीडिया पे नहीं बात हो रही थी मनार वालों से, उन्होंने कहा कि शायद हम यहाँ पे हिजबुल्लाह एक ऐलान करेगी बहुत बड़े शोक का और इज्तिमा का, सैयद हसन नसरुल्लाह और जो बाकी दीगर जो उनके रहनुमा शहीद हुए हैं, और उसमें शायद दुनिया के कई मुल्कों से लोग वहाँ पे शरीक हों, जाएं लेबनान। लेकिन मेरे लिए ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि इस्लामी जिहाद और हमास का क्या नुक्ता नज़र है इस पूरे मामले पे कि भाई हिजबुल्लाह ने और इसराइल ने तो कर लिया, तो अब उधर क्या बनेगा, गज़ा का क्या बनेगा। तो फिर दोनों की तरफ से, यानी इस्लामी जिहाद की तरफ से भी और हमास की तरफ से भी इस सीज फायर
को जो कि हिजबुल्लाह के साथ हुआ है इसराइल का, इसको खुशामदीद कहा गया। और ये इंपॉर्टेंट है। सिक्स, मैं यहाँ पे अल-मदाइन को कोट कर रहा हूँ, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस लॉस हिजबुल्लाह लेबनान फॉर विक्ट्री एंड सेक्रीफाइस। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं उसको उन्होंने खराज तहसीन पेश किया, यानी एक तरह से सीज़ फायर की हमायत का। जो मनार है जो हिजबुल्लाह का है, उन्होंने भी कहा कि लेबनान सीज़ फायर टेक्स इफेक्ट, सिटीजन्स डिफाई इजराइल थ्रेट्स रिटर्न होम इन सदर्न लेबनान, बक्का वैली और दाहिया। और फिर मनार को ही मैं कोट कर रहा हूँ, 8 स्लाइड के इस्लामी जिहाद ने भी कहा है यूनिटी विद इस्लामिक रेजिस्टेंस इन लेबनान अंटिल विक्ट्री। उन्होंने भी एक तरह से साथ दिया इस सारे फैसले का। और नबी बैरी जो हैं स्पीकर, उन्होंने सैयद हसन नसरुल्लाह को उन्होंने खराज तहसीन पेश किया है और उन्होंने कहा है कि ये अपने अपने जो डिस्प्लेस लेबनीज़ हैं वो अपने घरों को वापस चले जाएं। अच्छा, सवाल अभी है, अच्छा ईरान का क्या रिस्पांस आया है इस पर? तो वहाँ पर फिर उनकी जो तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है 10th, लेबनान ट्रस्ट इज़ अ विक्ट्री फॉर हिजबुल्लाह, ठीक है ना। कुछ फोर्स के चीफ जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो जो है ये जो एक, लेकिन इसमें अब अबू धाबी का इम्पोर्टेंट रोल है। अबू धाबी, कतर, मिस्र, यूरोपीय मुल्क, सऊदी अरेबिया, कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी, क्योंकि वो पाकिस्तान उसी ब्लॉक का हिस्सा है जो कि दो रियासती हल की तरफ और गज़ा के सीज़ फायर के लिए कोशिश कर रहा है। तो ये जो है ये फौरी तौर पे जैक सलिवन एक्टिव हो गए कि गज़ा में सीज़ फायर करवाएं, और फौरी तौर पे अब ये जो उनकी तरफ से हमायत का ऐलान हुआ है उसमें चाइना, टर्की, तैयब एर्दोगन जो हैं, रजब तैयब एर्दोगन ने तो बयान दे दिया आज टर्की के प्रेसिडेंट ने कि टर्की इसमें मेन रोल प्ले करने को तैयार है। ये ज़हन में रखें कि टर्की, रशिया और चाइना को ही करना था ये सारी इम्प्लीमेंटेशन। तो और ये भी ज़हन में रखें कि हिजबुल्लाह जो है वो चूँकि सीरिया साथ है, तो रशिया को आप एक्सक्लूड किए बगैर या चाइना को एक्सक्लूड किए बगैर इस इक्वेशन की तरफ जा नहीं सकते। तो ये जो है ये एक जंग, लेकिन क्या जंग रुक गई? और क्या हिजबुल्लाह अपने हथियार छोड़ देगा? इस मुआहदे में एक कंडीशन ये है कि जो लेबनान में हिजबुल्लाह डिसार्म हो जाएगा, सारे अपने रॉकेट्स वगैरह ख़त्म कर देगा, और वहाँ पे जो लेबनान की जो ऑफिशियल्स हैं और जो लेबनान की फ़ौज है सिर्फ वही है। तो हिजबुल्लाह ने मान लिया क्या इस बात को? आप वक्फा लें, उसके बाद बात करते हैं जी। नाज़रीन वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, सलमान अकरम राजा साहब और बाकी लोग भी ये कह रहे हैं कि इंसानी जानें गई हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज आना चाहिए ना सामने, तो आज तो आ जाते। और एक देखें, ये हमारे जो सोशल मीडिया, यूट्यूब और सारे साफ़ी, हम सारे इधर ही बच्चे आ जाते हैं ना। फिर कोई हमारे ऑफिस से कोई अपलोड कर रहा होता है, कोई दूसरे ऑफिस में बैठे होते हैं, इधर ही सब, हम सब इधर ही बैठे होते हैं ना। बहुत सारी चीज़ हमने भी देखी हैं सर। इससे नुकता ये है कि वो जो एक कोशिश थी ना वो डैमेज हुई है, जो कि जिसके नतीजे में तरक्कियाँ कम हो रही थी। और दूसरी बात यह है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए थी आज, बजाय इसके कि वो क्यों नहीं आया। अभी भी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये सारे रात को कह रहे थे वो क्यों नहीं आया, वो पंजाब से क्यों नहीं आया, वो क्यों, कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, धरना कैसे कॉल ऑफ हो गया, ये कैसे हो गया, डेट कैसे, ये इसमें पड़े हुए। अगर इंसानी जाने गई तो सबको ये ख़त्म करके इशू आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी और अस्पतालों में पहुँच जाना चाहिए था। खुद सोशल, ये मीडिया से ना कहें ना एक्सपेक्ट करें, खुद पहुँचे ना, रहनुमा पहुँचेंगे तो फिर बात होगी ना। ये अपने खान जो है, हमने भी उसको देखा है इतने साल, एक ज़ाती ताल्लुक़ भी है और रहेगा सभी सियासी रहनुमाओं के साथ, या गैर सियासी जो इतने सारे लोगों से मुलाकात इतने सालों में हुई है। खान, आपका ख्याल है कि सामने से गोली चलती है अगर, तो खान भागता कभी? ये जब हम तस्वीरें वो नहीं दिखा सकते, खान की तस्वीरें दिखाने पाबंदी है। जब ये, लेकिन लोगों को याद होगा जब ये धरना हो रहा था 2014 का, तो वो कंटेनर की छत पे आके घूमता रहता था। उस वक्त ये था कि कहीं स्नाइपर की गोली ना लग जाए। वो छत पे आके सुबह सुबह जो है ना, वो एक थोड़ा सा अपनी एक्सरसाइज करने के लिए वो कंटेनर के ऊपर आके खान जो है वॉक करता था। उस वक्त खान को ये कहा गया था कि आप कंटेनर की छत पे ना आएँ, क्योंकि कोई स्नाइपर हो सकता है आपको हिट कर दे, कहीं से गोली लगे। और ये बात खान से भी डिस्कस हुई
मैंने भी एक दफ़ा कहा, मैंने कहा खान इस तरह अकेले ऊपर क्यों सुबह सुबह? वो तो खैर है यार, क्या हो गया? मतलब ये उसका एटीट्यूड था, कहता गोली लगेगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो मेरी तो आदत है, मैं तो अच्छा है ऊपर बैठ के। मैंने कहा यार वो, बहरहाल इशू ये है कि वो तो अगर वो गोलियां चली तो फिर ये कैसे भाग गए और फिर कारकुन पीछे मर गए, शहीद हो गए? अगर ये ऐसा हुआ तो देखिए ना, ये गुफअप जो है सारा। और फिर आके कहे ना टीवी बैठ के हम अदालतों में भी जाएंगे, ये भी करेंगे, फलां भी करेंगे, पर्चे कटवाएंगे। यार हद हो गई। अगर लोग जाने गई हैं तो आप आज क्यों नहीं आके बैठे सामने? तो वो तो एक कानूनी प्रोसेस चलाते ना। मैंने उससे कहा ना, टोटल गुफअप हुआ है। इस वक्त असल बात यह है कि वो तलखियाँ किसी तरह कम हो। अगर इंसानी जाने गई हैं, सुप्रीम कोर्ट बार ने भी एक बयान दिया है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि इंसानी जाने गई हैं, उन्होंने भी अपनी इसमें जिक्र किया है। लेकिन मीडिया तो जो करेगा करेगा, ये रहनुमा तो निकले ना पहले। लेकिन हमें भी हो सकता है कुछ पता हो चीज़ें, मीडिया को भी पता हो, मीडिया भी कोई बात करेगा इस पर। लेकिन ये रहनुमा तो पहले निकले, ये तो पता चले कि हुआ क्या है और गुफअप कैसे हुआ है। 12 तो ये छोड़ें, ये चलता रहेगा। वो जो वहाँ पर है ना हिजबुल्लाह, क्या वहाँ देखिए कैसी कैसी क़यामत है इस वक्त गज़ा में और लेबनान में। और वो लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाएं इस वक्त। आप ज़रा तसव्वुर करें कि वो आपस में लड़ना शुरू हो जाएं इस क़यामत की घड़ी में, कि ये नहीं गया था तो मैं इसने आगे गया, वो पीछे गया, इस इमारत में देखो सब मर गए, वो चला गया। इस तरह होता है कभी? दुनिया मतलब कहीं पर भी नहीं होता। तो ये तो ऐसे ही मतलब है कि पता नहीं क्या इन्होंने किया। और कारकुनों पे मुझे, और पूरी दुनिया में इतना चाहने वाले हैं, उन्होंने सब ने जलूस निकाले, सब कुछ किया। लेकिन ये कि वो बहरहाल हिजबुल्लाह हथियार नहीं फेंकेगी, वो शो नहीं करेगी। इस मुआहदे में जो लिखा है तो हिजबुल्लाह, ये इनको भी पता है, इसराइल वालों को भी, कि हिजबुल्लाह शो नहीं करेगी। लेकिन इस दौरान जो है वो अपने मुकम्मल हथियार अपने पास रखेगी। हालांकि इस मुआहदे में लिखा है कि हिजबुल्लाह जो है वो हथियार भी किसके हवाले करेगी? वो अपने वो जो इतने अरसे से। और इसराइल का भरोसा इन हालात में 60 दिनों तक ये कायम रह जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन और इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, हिजबुल्लाह तो लड़ रही है, जो भी कुछ हुआ, कि गज़ा के अंदर क़यामत जो है वो कम हो, तो उस क़यामत ये रुके किसी तरह। तो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त कोशिश है बाइडेन इंतज़ामिया की, दोनों चीज़ों, एक तो ये है कि वो ये गुफअप करके जाएं। अच्छा, वो बाइडेन अपनी तरफ से दोनों, ट्रंप के लिए दोनों जगहों पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है बाइडेन इंतज़ामिया। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। एक तो ये है कि ये सीज़ फायर आसान ना हो, यूक्रेन का मुश्किल हो जाए, तो इधर से वेपन दे रहे हैं। और दूसरा ये कि अगर इधर कोई जुल्म सितम ढाना है नेतन्याहू ने ट्रंप के आने के बाद, तो उसको पहले बाइडेन इंतज़ामिया रोक दे। तो ये एक, क्योंकि उसमें तो यानी एक वो कहते हैं ना, एक बिल्कुल डिफरेंट पॉलिसीज हैं। तो ये इधर जनाब इन्होंने एक चीज़ फायर करवा दी है। दूसरे के लिए वो जो हैं वो अरेस्ट वारंट, ये वो अभी तो वीटो कर दी करारदाद। लेकिन गज़ा के लिए मेरी दुआ है कि ये चूँकि सीज़ फायर ये हो गया तो होगा। अब यहाँ पे आए थे वो जनाब लुकाशेंको, तो बेलारूस के, तो वो जो हैं वो यहाँ से कहाँ गए? यहाँ तो आए, बड़ा ज़बरदस्त उनका खैर मकदम हुआ, बड़ा ज़बरदस्त उनको। लेकिन वो यहाँ से कहाँ गए? वो वापस बेलारूस नहीं पहुँच सके, वहाँ नहीं पहुँचे पुरस्रारियत। वो पहुँचे आस्ताना, काज़ाकिस्तान, अलमाते जहाँ का शहर है, बड़ा जो आप समझें कि जो रशिया और चाइना के दरमियान जो बहुत बड़ा लैंड ब्रिज है, और वहाँ पर समिट हो रही है। उस समिट को वो अटेंड करेंगे। वो वापस बेलारूस नहीं गए वो। और उस समिट की इम्पोर्टेंस ये है कि एक तो वो CSTO की समिट है, यानी वो मिलिट्री अलायंस जो कि सोवियत यूनियन के टूटने के बाद बना था, और जिसमें आर्मीनिया, बेलारूस, किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान शामिल थे। तो वहाँ पर प्रेसिडेंट पुतिन इस वक्त जो है वो पहुँचे हैं काज़ाकिस्तान। तो इस्लामाबाद से काज़ाकिस्तान सीधा जो है वो जो है वो वहाँ पे पहुँच गए हैं बेलारूस के प्रेसिडेंट। और वहाँ पर अब देखिए ना, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर ये बात होगी कि भाई ये कहाँ से आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से आ रहे हैं। मतलब एक ये देखें ना, ये रीजन, दुनिया, तो बड़े बड़े बहुत संजीदा इश्यूज चल रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पर एक नया रौला है।
ये CSTO में एक नया रौला है, और वो रौला ये है कि एक मुल्क जो है वो गायब है, और वो है आर्मीनिया। आर्मीनिया शरीक नहीं हो रहा, आर्मीनिया नाराज़ है CSTO से। वो आर्मीनिया जो है वो ये कह रहा है कि हम जंग हार गए और आपने तो हमारी मदद नहीं की, बल्कि आपने तो साइड ले लिया अज़रबैजान की। अज़रबैजान तो CSTO में था ही नहीं, तो वो इसमें से वो शरीक ही नहीं हो रहे जो पशियाँ हैं आर्मीनिया के। तो आर्मीनिया नहीं है उसमें, लेकिन आर्मीनिया नहीं है तो रशिया की तरफ से कहा गया है कि हमारे दरवाजे खुले हैं। और आर्मीनिया के ये जो पशियाँ हैं उनके कान में किसी ने जाके एक क्या कहते हैं कि फूंक मारी है कि चले जाओ बच्चे बच्चे, वरना वो अज़रबैजान जा रहा है। माँ जो जीता हुआ है ना अज़रबैजान, देखें अज़रबैजान, हम अज़रबैजान के साथ हैं। अब देखें ये स्ट्रेटेजिक पॉलिसी कैसी है कि हमने दुनिया में 2 मुल्कों को तस्लीम, 3 मुल्कों को तस्लीम नहीं किया हुआ। एक तो खैर मुल्क हम नहीं कहते, लेकिन 2 बहरहाल मुल्क तो मौजूद है ना अपनी जगह। हम ताइवान को तो मुल्क मानते ही नहीं, वो तो चाइना का हिस्सा है। लेकिन ये है कि वन चाइना पॉलिसी है। लेकिन ये है कि एक हम इसराइल को नहीं मानते, दूसरा आर्मीनिया को नहीं मानते। हो सकता है और भी कोई एक आध मुल्क को ना मानते हो, लेकिन आर्मीनिया को हम एज अ पॉलिसी नहीं मानते, जो कि CSTO का हिस्सा है बाकायदा, क्योंकि हम अज़रबैजान के साथ हैं। यानी आप देखें ये हमारी एक और अज़रबैजान जीत गया, और अज़रबैजान टर्की के साथ है। यानी हमारा एक बिल्कुल, आप सोचें कि ये जो हमारा अलायंस है ना पाकिस्तान का, हुकूमतें आती हैं जाती हैं गिरती हैं, ये छोड़ दें, पाकिस्तान की बात करें, ये जो अलायंस हमारा बनता है ना, जिसमें टर्की, अज़रबैजान, पूरा सेंट्रल एशिया सारा, और इसीलिए ये ज़रूरी है कि ये अफ़गानिस्तान की सॉइल ठीक हो, और वहाँ से ये जो भी चाइना और रशिया और ये सारा सब ने प्रेशर डाला हुआ है कि इसको ठीक करो मामला। लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई आपके मुल्क के अपने अंदर क्या रौला पड़ा हुआ है, इसको तो ठीक करें पहले आप, ये दुनिया को क्या बता रहे हैं आप इसको। तो ये इसलिए सारी सियासत, सारे मामला, इनका अल्टीमेट हल जो है वो है अफ़ाम तफ़हीम। दूसरा ये है कि माशी मसला, तीसरा पॉलिटिकल अनरेस्ट, चौथा ये है कि क्या ये अरेंजमेंट काम कर रहा है। ये अरेंजमेंट भी तो, और इस अरेंजमेंट को अपनी जगह रखने में सबसे बड़ा रोल तो मेरे ख्याल से ये जो इस तरह के कर देते हैं धरने आके, और ये वो सारा जो गूफ अप करके, तो सारे मामला फिर रात से ख़राब हो जाते हैं। तो मसला ये है कि एक तो ये सारा बैठ के एक दफ़ा सोचें, स्ट्रेटजी तैयार करें, मौलाना साहब को इत्मीनान में लें, हामिद रज़ा साहब को, उनको भी नहीं पता। अब राजा नासिर अब्बास और हामिद रज़ा साहब से रब्ता किया हमारे स्टूडियो से, वो कहते हैं हमें बताया ही नहीं किसी ने। मतलब देखें ना, अब ये अचकज़ई साहब हैं, बाकी शख्सियात, तो मतलब है कि वो ये हामिद रज़ा साहब और राजा नासिर अब्बास साहब बड़े, बहरहाल अब इसमें देखना ये, अब ये ठीक हो जाएगा मामला आपस का, लेकिन ये जो कुछ हुआ है 2-4 दिनों में, उसके नतीजे में तो नुकसान और ये और वो और बहरहाल। अच्छा, और एक जो इसमें इशू है वो बड़ा इम्पोर्टेंट, वो ये है कि CSTO का, अच्छा ये सीज़ फायर जो है बाइडन, यानी अब सारी आज बहुत सारी गुफ्तगू हो गई। मैं, आप यकीन करें कि जो गज़ा के अंदर ये सीज़ फायर की तरफ जा रहा है मामला, क्योंकि लेबनान में हो गया है, लेबनान में, और सैयद हसन नसरुल्लाह, पूरा जनूबी लिबनान तबाह हो गया, बैरूत तबाह हो गया, बिल्डिंग्स, कितने लोग, शहरी, मतलब सारा कुछ का 14 महीने तक हिजबुल्लाह, और हिजबुल्लाह ने तब सीज़ फायर एक्सेप्ट किया है जब वहाँ से हमास और बाकी लोगों ने तस्लीम किया है, और इजिप्ट फाल हो गया इस पर, क्योंकि इजिप्ट ने भी तो ये करना है ना, ये फिलाडेल्फी कॉरिडोर। नेतन्याहू का मुझे नहीं पता इन लोगों का क्या बनेगा, लेकिन ये है कि ये जो फिलाडेल्फी कॉरिडोर का मसला, और कतर का रोल इतना इंपॉर्टेंट, और जो रिकन्स्ट्रक्शन करनी है वो तो सऊदी अरेबिया और जो है वो UAE ने करनी है। बड़े हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पैलेस्टीनियंस के लिए, और बड़ी एड उन्होंने दी है। तो ये सारे मुल्क जो हैं, और जाहिर है कि ये पाकिस्तान उस पूरे बड़े ब्लॉक का हिस्सा है जो यहाँ पर भी फ़ाल है सीज़ फायर के लिए भी, और जो उस ब्लॉक में भी फ़ाल हो रहा है, जो ब्लॉक जो है वो नॉर्थ में है, और जिसमें बेलारूस के सदर का पाकिस्तान आना, यहाँ से जो है वो कजाकिस्तान जाना, वो भी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेल्ट एंड रोड का हिस्सा है, और ये जो साइबेरिया की पाइपलाइंस हैं वो भी वहीं से गुजर रही हैं।
तो ये बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे हैं, तो दुआ करते हैं कि स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में। जी जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद। जी डॉक्टर जब से इन्होंने ऐलान किया है ना कि इंटरनेट खुल गया है, नेट आउटफ्लो हो गया, यानी नेट भी काबू में नहीं है, खुदा का वास्ता नेट खोल दें प्रॉपरली, इंटरनेट की बात हो रही है। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों, गिरदो नवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।